आज की वीडियो में बात करूंगा नॉर्मल सीमन एनालिसिस की। पेशेंट्स आते हैं मेरे पास और डिफरेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट के पास भी लैंड करते हैं इनफर्टिलिटी के वर्कअप के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको वेलकम आज की वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया हुआ वो करें, ताकि जो भी वीडियो आपके मतलब की अपलोड हो आपको वो मैसेज मिले और आप उसको टाइमली देखें और होपफुली मेरा मैसेज जो है वो पॉपुलेशन आम लोगों तक पहुँचे। आज की वीडियो में बात करूंगा नॉर्मल सीमन एनालिसिस की। पेशेंट्स आते हैं मेरे पास और डिफरेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट के पास भी लैंड करते हैं इनफर्टिलिटी के वर्कअप के लिए। तो सबसे पहले तो जब इनफर्टिलिटी होती है तो सबसे पहले पेशेंट जा रहे होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास। गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो फिर मेल पार्टनर का सीमन टेस्ट एडवाइस ज़रूर करती हैं फीमेल को एवेलुएट करने के बाद। स्टैंडर्ड नॉर्म ये होना चाहिए कि जब भी आप किसी कपल की बेऔलादी को वर्कअप कर रहे हो तो पहले हस्बैंड का सीमन करवा लें। उसको करवा के, क्योंकि हस्बैंड की जो एवेल्यूएशन है बेऔलादी की उसमें सिर्फ एक टेस्ट चाहिए जिसको सीमन एनालिसिस कहते हैं, जबकि खातून की जो एवेल्यूएशन है बेऔलादी के लिए उसमें ज़्यादा टेस्ट दरकार होते हैं। उसमें देखना ज़रूरी है कि एग पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर एग पैदा हो रहा है टाइमली तो फिर देखना है कि ट्यूब्स ओपन है या नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मल्टीपल असेसमेंट्स होती हैं फीमेल की इनफर्टिलिटी की। मेल का सिंपल एक टेस्ट है सीमन एनालिसिस। करवाने का तरीका ये है कि 2 से 7 दिन का कम से कम जो है वो वक्फा हो जब आप मेल ने लास्ट टाइम अपना सीमन इजैकुलेट किया है। 2 से 7 दिन के अंदर आप अपना सीमन टेस्ट रिपीट करवा सकते हैं। स्टैंडर्ड तरीका है कि आप, या बेहतर ये है कि आप लेबॉर्ट्री के अंदर बैठ के सीमन का टेस्ट दें। अगर बहुत मजबूरी है कि आप नहीं जा सकते तो फिर आप उसको घर पे कलेक्ट करके कोशिश करें कि विद इन 1 और आप जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर सैंपल ले जाएं। अभी जो ठंडे इलाके हैं उनके अंदर तो ये मैं मतलब जो लिखी हुई बात है वो बता सकता हूँ कि आप 1 घंटे के अंदर अंदर घर से सीमन लेके तो पहुँच जाएं, लेकिन हमारा जिस तरह का एनवायरनमेंट और हमारा जिस तरह का मौसम है उसमें ये इतना वाइज नहीं है कि घर से सीमन का टेस्ट उठा के तो बेशक घंटे के अंदर भी आप लेबॉर्ट्री में पहुंचे। देर आर चांसेस के एनवायरनमेंट की गर्मी की वजह से स्पर्म्स जो हैं उनकी क्वालिटी और उनकी जो लाइफ है वो शायद मेंटेन ना रहे। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि बेहतर ये है कि आप लेबॉर्ट्री के अंदर बैठ के अपना सीमन टेस्ट दें। अब कि उसकी रिपोर्ट क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मिनिमम जो है ना वो वैल्यूज बताई हुई हैं सीमन टेस्ट के लिए कि उन मिनिमम वैल्यूज से ऊपर या उनके बराबर जिस मेल के भी नंबर आ जाते हैं स्पर्म के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के मुतालिक, या रिपोर्ट में आप ऐसे कह लें कि जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी जो वैल्यूज हैं वो मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं। जितनी वैल्यू कम से कम एक नॉर्मल फर्टाइल मेल की जरूर होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो वो एबनॉर्मल है। उसमें सबसे पहले आ जाता है वॉल्यूम, कि एक दफा जब एक मेल इजैकुलेट करता है तो उसका कम से कम 1.5 ml 1.5 ml जो सीमन है वो जरूर उसको डिस्चार्ज करना चाहिए। 1.5 ml से नीचे जो है वो एबनॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। तो कोशिश करें कि जब आप कलेक्ट करें तो सीमन वेस्ट ना हो। उसके बाद आ जाता है आपका काउंट। काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके काउंट की 2 डेफिनेशंस आप याद कर लें। एक है कि स्पर्म्स का टोटल नंबर उस पूरे इजैकुलेट में कितना है, यानी कि जो आपने टोटल सीमन एक मेल ने निकाला है एक मास्टरबेशन के दौरान वो 39 मिलियन पर इजैकुलेट, और 1 ml के अंदर कम से कम 15 मिलियन पर ml कम से कम 1 मिलीलीटर ऑफ सीमन के अंदर जरूर होनी चाहिए। इसको कहते हैं स्पर्म कंसंट्रेशन। ये लिखा हुआ होता है रिपोर्ट के अंदर, आप इसको हाईलाइट कर लें तो आप आराम से इसको
कर सकते हैं कि डिफरेंट पैरामीटर्स को जज कर सकते हैं कि मेरे सीमन के पैरामीटर्स नॉर्मल हैं या नहीं। उसके बाद आ जाती है स्पर्म्स की हरकत, जिसको बोलते हैं उनकी मोटिलिटी। मोटिलिटी जो है वो टोटल मोटिलिटी एक होती है और एक होती है प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड मोटिलिटी। जो टोटल मोटिलिटी है ना सीमन के स्पर्म्स की, वो कम से कम 40% जो है वो हरकत वाले स्पर्म्स होने चाहिए। कम से कम 40% स्पर्म्स जो हैं, यानी कि अगर एक इजैकुलेट में फर्ज करें 100 स्पर्म है तो उनमें से 40 जो हैं उनकी कम से कम हरकत नॉर्मल होनी चाहिए। अब ये टोटल मोटिलिटी हो गई। प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड मोटिलिटी, ऐसी मोटिलिटी जो कि मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये कम से कम 32% स्पर्म्स की, 32% स्पर्म्स की कम से कम प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड मोटिलिटी होनी चाहिए। तो ये 32% प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड मोटिलिटी एंड 40% टोटल मोटिलिटी, ये मिनिमम जो है ना वैल्यूज हैं जो कि दरकार है। में से ज्यादा जितनी हो उतना अच्छा है, लेकिन इन वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए आपकी वैल्यू नॉर्मल सीमन की। और लास्ट पे आ जाती है मॉर्फोलॉजी के, जो स्पर्म्स की शक्ल वजह है, जो उनका फिजिकलिटी है, वो कम से कम 4% स्पर्म्स जो है ना वो आपके नॉर्मल होने चाहिए एक इजैकुलेट के अंदर। अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं तो मेल का सीमन जो है वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, यानी कि उस सीमन की प्रॉब्लम की वजह से हम कहेंगे कि प्रेगनेंसी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सीमन की वजह से या मेल पार्टनर की वजह से नहीं आ रहा, अगर ये सारे क्राइटेरिया नॉर्मल सीमन के फुलफिल हो जाते हैं। तो एक बहुत कॉमन होता है कि सीमन के अंदर WBCs, वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जी इसकी वजह से डेड हो रहे हैं। तो ये मैं आपको भाइयों बता दूं कि वाइट ब्लड सेल्स को ट्रीट करने की कोई रेकमेंडेशन नहीं है और इनकी वजह से कभी भी इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है कि आप इनके ऊपर थोप दें कि स्पर्म्स की जो है मोटिलिटी वो नहीं आ रही है। तो इस वजह से आप एंटीबायोटिक्स के डिफरेंट कोर्सेज अगर आपको कोई करवा रहा है तो प्लीज मत करें। उसके बाद आ जाता है आपका एक और इम्पोर्टेंट टेक्निकल पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ अपने पॉपुलेशन को, वो ये है कि जब भी आपने सीमन का टेस्ट दिया है तो उस टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो हमेशा किसी क्वालिफाइड बंदे से आपने जो है इवैल्यूएट करवानी है। ऐसा नहीं करना आपने कि क्वैक्स बहुत कॉमन आगे आगे ये सीमन इवैल्यूएशन और इनफर्टिलिटी के लिए आगे आगे होते हैं। तो जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि क्वालिफाइड बंदा है, प्लीज उसके ऊपर आपने तसल्ली नहीं करनी है। अगर आपके सीमन के अंदर 0 स्पर्म है, जिसको हम एजोस्पर्मिया कहते हैं, तो फिर आपके लिए जो है ना वो आपका जब कंसल्टेंट को अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को विजिट करेंगे तो फिर हम मजीद टेस्ट बताते हैं। होता कई दफा ऐसे है कि स्पर्म बॉल्स के अंदर तो बन रहे होते हैं, टेस्टिकल्स के अंदर बन रहे होते हैं, लेकिन जो नालियां उनको नफ्स के जरिए बाहर लेके आती हैं वो नालियों में ब्लॉक होता है। जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है ना वो ब्लॉक होती है। उसको हम एक अल्ट्रासाउंड के जरिए चेक कर सकते हैं और वो अल्ट्रासाउंड होता है ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड। उसमें क्या है कि आप अल्ट्रासाउंड का प्रोब रेक्टम से डाल के तो विजुलाइज करते हैं कि आपकी जो सेमिनल वेसिकल्स हैं जिनमें से रतूबतें सीमन के अंदर मिक्स होती हैं वो फूली हुई कंडीशन में तो नहीं पड़ी, उससे पता चल जाता है कि इजैकुलेटरी डक्ट की जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है। तो खैर मेन बातें मैंने बता दी हैं जो मैं अपनी वीडियो में आम लोगों तक कन्वे करना चाह रहा था। ये अब आप कोई भी अगर भाई अपना सीमन टेस्ट करवाता है तो वो खुद इन पॉइंट्स को ज़हन में रखते हुए अपने सीमन की इन वैल्यूज को हाईलाइट करके कर सकता है कि नॉर्मल है या अब नॉर्मल है सीमन। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।